नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में अध्याय 23 को, जो कि है आपका दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दोनों पार्टों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। मैंने 2 वीडियोस के अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने 5 राजवंशों के बारे में पढ़ा था। पहला है गुलाम वंश, दूसरा तुगलक वंश, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। तो दोस्तों, इन 5 वंशों के बारे में पढ़ा था और इन्हीं के बारे में अब हम लोग प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों वंशों के ही सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बाकी अन्य जो वंश थे उनमें हमें कम देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है एजुकेशन 790 पर, उसमें मैंने प्राचीन इतिहास का पूरा वीडियो डाल दिया है। जाकर उसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले संक्षिप्त में देखते हैं कि सल्तनत केंद्रीय प्रशासन। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है कि सुल्तान जो होता था वो सत्ताधारी होता था। उसके आगे फिर आपका नायाब होता था, जो सुल्तान का उप प्रमुख कहलाते थे। तो उनमें कौन कौन आते थे? पहला आपका आता है वज़ीर, जिसको प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री कहा जाता है। दूसरा आता है दीवाने रसातल, जिसको विदेश विभाग कहा जाता है। तीसरा सदर उस सुदूर, जो इस्लामी न्याय मंत्री होता है। दीवाने ईशा, जो शाही सचिवालय। दीवाने अर्ज, रक्षा मंत्री। और काजी उल कुजात, न्याय मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये 6 नायाब थे जो सुल्तान के उप प्रमुख के रूप में कहलाते थे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सल्तनत में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था तथा सभी राजनीतिक, कानून और सैनिक सत्ता का उसी में निहित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह राज्य की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जिम्मेदार था और इस प्रकार वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था तथा इस सल्तनत की सेना का प्रधान सेनापति था और कानून और न्याय की व्यवस्था करना उसी का दायित्व था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था और उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उसे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना किसी भी शासक का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। आगे चलिए। दिल्ली के अधिकांश तुर्की सुल्तानों ने स्वतंत्र होते हुए भी सिद्धांततः खलीफा, जो मुस्लिम राज्य व इस्लाम धर्म का प्रधान होता था, को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की। दिल्ली के सुल्तान स्वयं खलीफा का नायाब सहयोगी ही मानते थे और समस्त इस्लामी राज्य का संवैधानिक प्रधान खलीफा ही माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान था, जिसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की अब्बासी खलीफा से 1229 ईस्वी में प्रार्थना कर नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा से सहायक की उपाधि प्राप्त की थी। बलबन ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। वह अपने को जिल्ले इलाही अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था और 1258 ईसा में हलाकू द्वारा अब्बासी खलीफा की हत्या के बावजूद दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा की अधिसत्ता बनाए रखा। ठीक है, आगे देखते हैं इधर क्या पॉइंट लिखा गया है। आगे देखिए, इसी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी खिलाफत का सम्मान किया। उसने मोमिन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ और नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा का सहायक घोषित किया। आगे देखिए, मुसलमान शासकों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं हो पाया था। इसीलिए आप देखते हैं कि गुलाम वंश में कोई किसी की हत्या कर देता है, या दिल्ली सल्तनत में जितने भी अधिकतर राजवंश हैं उसमें कोई किसी की हत्या करके आगे बनता है। कोई विशेषा उत्तराधिकार हमें देखने को उसमें नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग केंद्रीय प्रशासन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें पहला पॉइंट, सुल्तान की मदद के लिए कई ऐसे मंत्री होते थे जिनका चयन वह खुद करता था तथा जिनका पदासीन रहना या न रहना उसकी मर्जी पर निर्भर करता था। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था? वजीर होता था। ठीक है, जिसको आज का प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। चलिए आगे चलिए। वजीर के अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, जो व्यय की जांच पड़ताल का काम करता था एवं महालेखागार आय की निगरानी करता था। आज भी जिसको कहते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, जनरली आज भी ये पद हमारे देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खान जहाँ को अपना
वज़ीर बनाया था। ठीक है, वज़ीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महकमा दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग था और इस विभाग के प्रधान को आरिज मुमलिक कहा जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महकमा दीवाने अर्ज, जिसको सैन्य विभाग, और उसका जो प्रधान होता था आरिज मुमलिक होता था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए। सैनिक की भर्ती करना, उनमें सभी प्रकार से सज्जित करना और उनको वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। ठीक है, भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? बलबन ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन का आग्रह सैनिकों की नियमित हजारी पर था और उसने घोड़ों को दागने का चलन भी आरंभ किया ताकि सिपाही घटिया दर्जे के घोड़े सेना में ना ला सकें। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा वेतन नगद अदा करना शुरू किया था। राज्य के दो और भी महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवाने रिसालत और दीवाने इंशा। इनमें से पहला विभाग धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों, सुपात्र विद्वानों और धर्मवेत्ताओं को दिए जाने वाले अनुदानों का कामकाज संभालता था। उसका सर्वोच्च अधिकारी आला सवर होता था जो सामान्य रूप से कोई प्रमुख काजी हुआ करता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दीवाने इंशा राज्य में पत्र व्यवहार के कार्य की निगरानी करता था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता था। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला था और इनमें से बहुत से गुलाम शाही कारखानों में नियुक्त किए गए थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वकील दर नामक अधिकारी दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह व औपचारिक समारोह में अमीरों को उनके हैसियत के हिसाब से बैठाने का कार्य करता था। कोतवाल और मुफरीद किलों की व्यवस्था देखते थे और सुल्तानों के पास जेल बेड़ा भी था जिसका प्रधान अमीर बहर कहलाता था। गुप्तचर मतलब यजीक सेना के आवश्यक यंग थे। ठीक है, गुप्तचर आज भी रखे जाते हैं, उस समय भी रखे जाते थे, इसलिए हमारी जो सिस्टम होता है वो जैसा पहले था वो आज भी उसी तरह से वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो उसे कई प्रदेशों में बांट दिया जो इक्ता कहलाता था। इन इक्ताओं को प्रमुख तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया गया। जिन अमीरों को इक्ता दिए गए थे उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। आगे देखिए, आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे और उनसे अपने अपने प्रदेश में शांति सुव्यवस्था कायम रखने और सरकार को भू राजस्व वसूल करने की आशा की जाती थी। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। ठीक है, आगे देखिए, गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खूत भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया होते थे। आगे चलिए, अब हम लोग उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक में। उत्तरी अफ्रीका में तंजीर का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। उसने पूरे देश की यात्रा की थी। तो ठीक है, एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, याद रखिएगा। आगे देखिए, वह भारत की उपजों के बारे में काफ़ी दिलचस्प विवरण छोड़ गया और इन उपजों में फल फूल और जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं तथा चावल की 3-3 फसलें पैदा की जाती हैं। आगे देखिए, उसके अनुसार अलसी, गन्ना और कपास भी पैदा की जाती थी और ये फसलें ग्रामोद्योगों के लिए आधार काम करती थी। इनमें से प्रमुख उद्योग थे कोल्हू में तेल पेरना, गुड़ बनाना और बुनाई करना। ठीक है, आगे चलिए। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के 2 धार्मिक वर्ग बन गए और इसी प्रकार नस्ल एवं जाति के आधार पर तुर्क, अफगान, मंगोल, सैयद, पठान आदि वर्गों में उदय हुआ। ठीक है, कितने वर्ग उदय हुए? तुर्क, अफगान, मंगोल, सैयद और पठान, 5 प्रकार के वर्गों का क्या कहते हैं उदय हुआ। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तरी भारत में सुन्नियों का प्रभाव बना रहा क्योंकि दिल्ली के सुल्तान सुन्नी मतावलंबी थे, परंतु दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय अधिक प्रबल हो उठा और दक्षिण भारत के प्रमुख मुस्लिम राजवंशों की स्थापना शिया मतावलंबियों ने ही की थी। आगे चलिए, जिन भारतीयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था उनका अलग वर्ग हो गया था। आगे चलिए, मुस्लिमों में एक वर्ग विदेशियों का भी था और मध्य एशिया की अनेक मुस्लिम जातियाँ भी भारत में आकर बस गई थी। इसका मतलब कई प्रकार की जातियां जो थी वो मुस्लिमों में भी भारत आकर बसी थी। आगे चलिए, व्यापार, उद्योग और व्यापारी के बारे में पढ़ते हैं।
तो इब्न बतूता ने दिल्ली की इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। ठीक है, उस काल के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनौटी तथा पश्चिम में अनहिलवाड़ा, इसको पाटन, और कम्बे खंभात थे। ठीक है, कहाँ पे था ये आपका कम्बे गुजरात में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने व चांदी के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनारगांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था। कागज़ बनाने की विधि का आविष्कार दूसरी सदी में चीनियों ने किया था और 5वीं सदी में अरब सागर इससे अवगत हुआ तथा यूरोप में यह कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची थी। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को भी निर्यात किया जाने लगा था। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन मंगवाता था और जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। चलिए आगे देखते हैं इसी में। यद्यपि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन वे भारत के तमिल और गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, इस मार्ग से होने वाले व्यापार के क्षेत्र से उखाड़ नहीं पाए थे। ठीक है, आगे चलिए। तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के बीच होने वाला व्यापक मारवाड़ियों और गुजरातियों के हाथ में था, जिनमें से अधिकांश लोग जैन थे। चलिए आगे चलिए। मध्य और पश्चिमी एशिया के थल मार्ग से होने वाला व्यापार मुल्तानियों, ज़्यादातर हिंदू, और खुरासानी, अफ़गान, ईरानी आदि के हाथों में था। चलिए आगे चलिए। गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी बहुत धनाढ्य थे तथा उनमें से कुछ ने विशेष रूप से, जैसे जैनों ने, मंदिरों के निर्माण पर बहुत सा धन खर्च किया था। चलिए आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तो कैबे एक बड़ा नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे। उनके पास सुंदर पत्थरों और गारे से बने ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनकी छतें अच्छी किस्म की खपरेलों से बनी हुई थी। ये संपन्न व्यापारी और कुशल कारीगर आरामदायक की ज़िंदगी बिताते थे तथा अच्छा खाने पीने पहनने के अभ्यस्त थे। आगे चलिए। बरनी के अनुसार मुल्तानी व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर सोने चांदी से भरे होते थे तथा अमीर लोग इतने शाह खर्चे थे कि जब भी वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे, उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी पॉइंट में देखते हैं। चोर, डाकुओं और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा करना हमेशा खतरनाक सिद्ध होता था। फिर भी राजमार्ग की अच्छी हालत में रखा जाता था तथा यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए उन पर जगह जगह सराय बनी होती थी। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पेशावर से सोनारगांव तक पहुंचने वाले राजमार्ग के अलावा मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई। ठीक है, देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेज़ी से डाक पहुँचाने की भी व्यवस्था उस समय करवाई गई थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यह काम डाक को मंजिल दर मंजिल ले जाने वाले अलग अलग घोड़ों या हरकारों द्वारा किया जाता था। चलिए इधर देखते हैं आप कुछ पॉइंट और। तो हरकारे लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनाए गए मचानों पर बैठे रहते थे तथा पिछले पड़ाव से डाक लेकर वे अपनी अगली मंजिल के लिए आनन फानन में भाग पड़ते थे। हरकारा दौड़ते समय हमेशा एक घंटी बजाता रहता था ताकि अगली मंजिल पर बैठे आदमी को उसके आगमन की आहट लग जाए तथा वह आगे लेकर आगे जाने की तुरंत तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी में। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जहां दिल्ली से पहुंचने में 40 दिन लगते थे, इन्हीं हरकारों द्वारा उसके पीने के लिए रोज़ यमुना से जल ले जाया जाता था। चलिए आगे देखिए। संचार व्यवस्था में सुधार होने तथा जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन में तेजी आई। तुर्कों ने कई नए शिल्प और तकनीक आरंभ की या पुराने शिल्पों व तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब सिंचाई के लिए ज़्यादा गहराई से पानी निकाला जा सकता था। कागज़ बनाना, शीशा बनाना, चरखा, सुधरे किस्म का करघा आदि शिल्पों के अन्य उदाहरण थे। ठीक है, चलिए अब राज्य का स्वरूप देख लेते हैं, किस तरह का राज्य था। तो भारत में स्थापित तुर्क राज्य सैन्यवादी और कुलीन तांत्रिक था। सुल्तान इस्लामी कानून के खुल्ला उल्लंघन की इजाज़त नहीं देते थे।
राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से ज़रूरी विनिमय भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें क्या कहते थे, जवाबित कहा जाता था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हिंदू प्रजा को सिंध विजय के समय से ही उन्हें जिम्मियों का दर्जा बख्शा गया था। ठीक है, आगे देखिए, वे मुस्लिम शासन को कबूल लेने वाले और जजिया अदा करने पर सहमत संरक्षित लोग थे। जजिया वस्तुतः सैनिक सेवा के अंतर्गत अदा किए जाने वाला कर था। तो दोस्तों, आज हमारा ये दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग ऐसी वीडियो ही रोज़ लाते रहेंगे, बने रहिए तब तक चैनल के साथ। और जय हिंद, जय भारत।